Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Allah keep you safe at home. Today we are going to start our new chapter number 4, cells and tissues. This is your lecture number 6. Now we start this lecture with its introduction. ठीक है, हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेल और टिश्यूज क्या हैं, कहाँ से आए हैं। आपको वैसे तो जनरली पता ही है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो होता है सेल, और जब सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन, यानी कि अगर आप सेल को स्टडी करते हो तो जाहिर है सेल की स्टडी हमारी नेकेड आई से तो होती नहीं है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन पावर होती है, रेजोल्यूशन पावर होती है। मैग्निफिकेशन मींस एक चीज को बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना, एंड रेजोल्यूशन मींस जो ब्लरनेस होती है उसको क्लियर करने का रेजोल्यूशन कहते हैं, उसका रेजोल्यूशन पावर होती है वो आपके माइक्रोस्कोप की। फिर हम बुक में आगे चलेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी पढ़ेंगे, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी मैग्निफिकेशन पावर के बारे में पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन पावर के बारे में पढ़ेंगे और इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम माइक्रोस्कोप्स पढ़ चुके होंगे तो फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि जब सेल देखा गया उसके ऊपर बार बार रिसर्च हुई, एक्सपेरिमेंट्स हुए, उसके अकॉर्डिंग जिसने उसके ऊपर काम किया तो हम उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उन साइंटिस्ट ने काम करके जो अपना रिसर्च पर्पस था उसको क्लियर किया, अपने हाइपोथेसिस को एक प्रिंसिपल, लॉ और थ्योरी बनाया, तो फिर हम उनके प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग वर्क ऑफ साइंटिस्ट यानी सेल थ्योरी जब स्टार्ट की और साइंटिस्ट ने काम किया तो वो किन किन साइंटिस्ट का काम था, वो इन सब साइंटिस्ट का काम था एरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जेम्स बैप्टिस्ट डी लामार्क, रॉबर्ट हुक, मैथियस शिलीडन, थियोडोर शवान, रुडोल्फ विर्चू, लुइस पैस्चर। ठीक है, इन सबके हम वर्क पढ़ेंगे और एट द एंड इन सबके वर्क के बाद जो एक सेल थ्योरी बनी थी वो फिर हम लोग अपने पेज नंबर 56 पर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे लास्ट आपका जो 56 पेज पे टॉपिक आ जाता है सेलुलर, सब सेलुलर एंड ए सेलुलर पार्टिकल्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ कम टू योर बुक पेज नंबर 52 जी, सेल एंड सेल थ्योरी। The wings of a butterfly is a thin sheet of cells and so is the shiny layer of our eyes। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर आप एक बटरफ्लाई के विंग को देखते हो या इवन अपनी आई के अंदर लेयर को देखते हो तो वो सब किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। The meat we eat is composed of cells and its content soon become part of our cells। जो हम वो गोश्त मीट खा रहे हैं वो भी किससे बना हुआ है, सेल से ही बना हुआ है, और जब वो हमारे अंदर चला जाता है तो वो हमारे सेल का पार्ट बन जाता है। Our eyelashes, fingernails, orange juice, the wood of our pencil, all are produced by cells. In this chapter, we will take a close look at cells and learn about its internal structure. We will also learn how specific cells group together to form tissues. आपका ये पूरा चैप्टर सेल के बारे में है, सेल की कह लेंगे उसके ऊपर जब रिसर्च होना शुरू हुई उस टाइम से लेके सेल को पूरा स्टडी करना, सेल के अंदर की सारी चीज़ों को स्टडी करना, और उसके बाद फर्दर वो सेल्स कंबाइन करके टिश्यूज बना रहे हैं और वो टिश्यूज हमारे अंदर या प्लांट्स में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ तक हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ आप आ जाए अपने पिंक बॉक्स पे। रिकॉलिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल एंड सम लाइक अस आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। इतना तो पता है कि सब चीज़ें सेल से बनी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिंगल सेल होती हैं, यानी एक सेल से ही बनती हैं, जैसे कि अमीबा। ठीक है, और कुछ होते हैं जो कि सब काफ़ी सारे सेल्स कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं, जैसे कि हम बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाए माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी।
द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी, यानी कि जो हम माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं उसकी स्टडी को, उसके यूजेज को हम लोग एक ब्रांच के अंदर लेकर आते हैं, उसका नाम है माइक्रोस्कोपी. द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय Erik Jensen in Holland in 1595. It was simply a tube with lenses at each end and its magnification range from 3x to 9x. कह रहे हैं कि जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप था वो किसने बनाया था, उन्होंने उस साइंटिस्ट का नाम लिखा है ज़ेकेरियस जेंसन, और वो कहाँ पर रहता था, हॉलैंड में, और बनाया कब था, 1595 में बनाया था. और ये कैसा था, सिंपल सा था, एक ट्यूब सी थी, उसकी दोनों साइड पे लेंस लगा दिए थे, और वो लेंस एक इमेज को कितना बड़ा करते थे, 3 टाइम to 9 टाइम, यानी 3x मतलब 3 गुना या फिर 9 गुना, 3 गुना से 9 गुना के बीच तक के वो इमेज को एनलार्ज कर सकते थे. Two important terms are used in microscopy, that is magnification and resolving power. Magnification is the increase in the apparent size of an object and it is an important factor in microscopy. Already मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ कि magnification क्या है. आपके जो माइक्रोस्कोप, आपने जो माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट रखा है उस ऑब्जेक्ट को बड़े करने को, उसका जो साइज है उसको इंक्रीज करने को मैग्निफिकेशन कहा जाता है. रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज. और रिजॉल्विंग पावर क्या है, ब्लरनेस को क्लियर करना, यानी आपका जो भी ऑब्जेक्ट नीचे आपने रखा हुआ है उसको क्लियर करके वो आपकी आईज तक जो आपको दिखाता है उसको कहते हैं रिजॉल्विंग पावर या फिर रेजोल्यूशन. इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट, यानी ब्लरनेस क्लियर करके उसको एक ऑब्जेक्ट बना के आपकी जो आइस में उसको दिखाते हैं, वो उसको कह रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन पावर है. उससे कम अगर होगा तो वो आपका जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्पेसिफाई नहीं हो पाएंगे, वो अलग-अलग फील नहीं हो पाएंगे. ठीक है, यानी अगर आप किसी भी कैमरे से कोई भी पिक्चर लेते हो, उसको अगर आप जूम करते हो तो आप देखते हो जिस तरह वो जूम होती है उतना वो ब्लर हो जाती है और उसके अंदर पिक्सल तक नजर आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, सो ये रेजोल्यूशन पावर उस पिक्सल की क्लैरिटी को कहते हैं. Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 millimeter apart. This is known as the resolution of human eye. जो हमारी आई है वो किसी एक चीज को एक ही उसमें जो देखना है उसकी वो रेजोल्यूशन पावर कितनी बता रहे हैं, 0.1 mm. यानी कि अगर 0.1 mm से कोई भी चीज छोटी होगी तो वो आपकी आई उसको नहीं देख पाएगी, उसको क्लियर करके नहीं आपकी आई में वो दिखाए, आपका इमेज नहीं बनेगा. इसको हम यानी कि 0.1 मिलीमीटर क्या है, ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन है. इसको यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लें, ये MCQs आ जाता है. बाकी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर की डेफिनेशन आती है यहाँ से. इफ वी प्लेस 2 ऑब्जेक्ट्स 0.5 mm अपार्ट, human eye would not be able to differentiate them as 2 separate objects. Magnification and resolution can be increased with the help of lenses. तो वो यहाँ पे ये कहने कि अगर मैंने भी आपको पहले बताया जैसे 0.1 mm से छोटा होगा यानी कि 0.05 mm तक चला जाएगा तो आपकी ह्यूमन की जो आई है वो उनको 2 ऑब्जेक्ट नहीं यानी डिस्टिंग्विश कर पाएगी, वो उसको एज अ 1 ऑब्जेक्ट ही लेगी. और इसको हम कह देते हैं समटाइम्स हमारी आईज का जो लेंस है वो भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो हम ग्लासेस लगाते हैं, तो जो ग्लास के अंदर लेंस लगाया जा रहा है वो लेंस उस चीज़ को दूर कर देता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, यानी कि हमारे 2 ये माइक्रोस्कोप हैं जिनको हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का नाम दिया है. नाउ 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको LM भी हम लोग लिखते हैं, एंड लाइट माइक्रोस्कोप LM एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी. फर्स्ट ऑफ ऑल LM यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप को हम पढ़ते हैं. A light microscope works by passing visible light through a specimen. It uses 2 glass lens. One lens produces an enlarged image of the specimen and the second lens magnifies the image and projects it into viewer's eye or onto photographic film. A photograph taken through microscope is called micrograph. यहाँ पे वो कौन से माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो उस माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं जो आपकी लैब्स में बड़ा होता है, यानी कि वो लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं. अगर आपको मैंने पहले दिखा दिया है माइक्रोस्कोप तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, नहीं भी दिखाया तो बुक पे इसकी इमेज बनी हुई है, और जब आप लोग आओगे तो हम लैब में जब जाएंगे तब मैं आपको इसको ज़्यादा अच्छे से समझा दूंगी.
जो हमारी लैब्स में माइक्रोस्कोप पड़ा है वो हमारी विजिबल लाइट को, यानी कि जो हमारी आंखें जिस लाइट को देख रही हैं, चाहे वो सन वाली लाइट है, चाहे वो ट्यूब लाइट है, बल्ब की लाइट है, उस लाइट को यूज करता है। वो लाइट उसके नीचे मिरर पे जाती है, लगती है, और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके आपने जो नीचे उसके स्टेज के ऊपर स्लाइड रखी होती है, उस स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसमें रिफ्लेक्ट करती है। फिर वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो नीचे 3 लेंस होते हैं, उन लेंस में रिफ्लेक्ट होता है, और वो लेंस उसको इनलार्ज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी आई के पास जो सा आई लेंस होता है उसमें। वो उसकी ब्लरनेस को क्लियर करके, रेजोल्यूशन को क्लियर करके आपकी आई में उस चीज को दिखा देता है। फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि हम इसकी यहाँ पर इमेज भी ले लेते हैं, यानी कि अपने इससे कैमरा से या फिर अपने फोन से उसकी इमेज वहां पे आई वाली जो साइड पे जो लेंस होता है वहां से उसकी इमेज लेते हैं, और जो वो इमेज लेते हैं उसको हम नाम देते हैं माइक्रोग्राफ। क्लियर हो गया? ब्लू बॉक्स पे आ जाएं। When we see a micrograph on the page of a book, we see some words like LM109X printed along the edge of the micrograph. It tells us that the micrograph was taken through a light microscope and that the image has been magnified 0.9 times. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अब अगर आप लोग अभी तो आपकी बुक्स पे इतना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग रिसर्च वाली बुक्स पढ़ते हो, जिन्होंने रिसर्च की होती है और उन्होंने अपनी बुक्स पब्लिश की होती हैं, उनकी बुक्स जब आप पढ़ते हो, उनकी बुक्स में अगर आप कभी कोई डायग्राम देखते हो तो हर डायग्राम के नीचे उसकी रेजोल्यूशन पावर लिखी गई होती है। यानी कि वो जो कह रहे हैं कि LM109X लिखा है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप से ये पिक्चर ली गई है और इसकी मैग्निफिकेशन पावर 0.9 टाइम्स तक गई हुई है। ठीक है, यानी इसमें वो ये आपको बता रहे हैं। नीचे आ जाए अपने नीचे वाले पैराग्राफ पे, अ लाइट माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट ओनली अबाउट 1500 टाइम्स विदाउट कॉजिंग ब्लरनेस, दैट इज इट्स मैग्निफिकेशन इज 15x। वो कह रहे हैं नॉर्मली जनरली आपके जो लाइट माइक्रोस्कोप लैब्स में पड़े होते हैं उनकी मैग्निफिकेशन पावर 1500 टाइम्स तक की होती है, और इसकी रिजॉल्विंग पावर 0.2 माइक्रोमीटर होती है, जिसको हम UMB लिखते हैं। Its resolving power is 0.2 micrometer and 1 micrometer, that is 1/1000 millimeter। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये MCQs में आता है। In other words, the light microscope cannot resolve objects smaller than 0.2 micrometer। अभी जब हमने पहले ही देख लिया कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ही 0.2 माइक्रोमीटर, यानी वो उससे छोटे वाले ऑब्जेक्ट को वहां पे आपको नहीं दिखाएगा। इट इज अबाउट द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, यानी कि वो जो सबसे छोटा, यानी आप जस्ट जनरली अगर आप लाइट उस पर देखोगे, जब आप आओगे तो हम एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे इस पर करके कि स्लाइड के ऊपर हम जस्ट बैक्टीरिया को देखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का आप यानी फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हो, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका साइज क्या है, उसके अंदर की और चीजें नहीं देख सकते हो इसके अंदर। सो वो 0.2 माइक्रोमीटर तक एक सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम है जो कि आपको एक लाइट माइक्रोस्कोप दिखाता है। द इमेज ऑफ बैक्टीरियम कैन बी मैग्नीफाइड मेनी टाइम्स बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो द डिटेल ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। यही बात वो कह रहे हैं कि हम लोग उससे ज्यादा अंदर तक भी देख सकते हैं, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप उसके अंदर तक की चीजें नहीं दिखाता। उससे अंदर तक की चीजें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM। It is the most advanced form of microscope. In EM, objects and lens are placed in a vacuum chamber and a beam of electron is passed through object. Electrons pass through or are reflected from object and make image. Electromagnetic lenses enlarge and focus the image onto a screen or photographic film. इसका अब इंट्रोडक्शन उन्होंने क्या बताया कि ये एक ट्यूब है, ऐसी ट्यूब है जो कि वैक्यूम है जिसके अंदर, ठीक है, एक ऐसा चैम्बर है, चैम्बर ले लो या ट्यूब ले लो। चैम्बर आप कहोगे तो ये थोड़ा सा बॉक्स लाइक स्क्वायर एक कमरा आ जाता है छोटा सा, ठीक है, उस तरह का वो यहाँ पे बता रहे हैं। चैम्बर मैं आपको जनरली बता रही हूँ, लेकिन एक कमरा नहीं है लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप छोटा सा इसको बॉक्स ले लो, ऐसा बॉक्स जो जिसके अंदर वैक्यूम है, ठीक है, उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट रखा जाता है और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे उस चैम्बर के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस ऑब्जेक्ट में से पास कर जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, फिर उसकी एक इमेज बनती है और हम जब उस इमेज को देखते हैं तो उस इमेज को हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। और वो फोटोग्राफिक फिल्म आपके यानी जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसके इंटरनली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, उस सब के बारे में आपको बता देता है।
Electron microscope has much higher resolving power than light microscope. The most modern EM can distinguish object as small as 0.2 nanometer and 1 nanometer. यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो अभी लेटेस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो कहाँ तक की इमेज को डिटेक्ट कर सकता है, वो 0.2 नैनोमीटर की इमेज को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये भी अंडरलाइन करें, ये MCQs आता है ये। इट इज़ 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर LM। वो कह रहे हैं कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 टाइम्स ज़्यादा अच्छा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट to 50,000 times. Under special condition, electron microscope can detect individual atoms, cells, organelles and even molecules like DNA and protein are much larger than single atom. यानी कि मैंने अभी आपको बताया इंटरनल स्ट्रक्चर भी वो सारा हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा देते हैं, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप हमें किसी भी चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाता। हम सेल के अंदर की जितनी स्टडी पढ़ेंगे, सेल की वॉल्स देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, उसके अंदर का न्यूक्लियस, जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं वो सब जो हम पढ़ेंगे वो सब हमें किसने निकाल के दिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से निकली हैं। देखो सेल एक वो चीज़ है जो हमारी नेकेड आई देख ही नहीं रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि सेल को फिर देखने के लिए हमने पहले लाइट माइक्रोस्कोप निकाला। जब लाइट माइक्रोस्कोप में उस सेल को देखा तो उस सेल का सिर्फ हमें स्ट्रक्चर नजर आया कि वो किस तरह का होता है, राउंड है, स्क्वायर है, किस शेप का है, बस यहाँ तक हमें पता चला, उससे इंटरनल नहीं पता चला। उसके बाद उस सेल की इंटरनल स्टडी के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर आगे बनाए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। बायोलॉजिस्ट यूज 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर आगे 2 टाइप्स उन्होंने बता दिए हैं। फर्स्ट टाइप है TEM एंड सेकेंड टाइप इज SEM। इन TEM इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन। TEM इज यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि वो आपका जो भी स्पेसिमेन है उसमें से पास कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और आपके स्पेसिमेन की इंटरनल स्ट्रक्चर जो से हैं वो हमें बता देते हैं। ब्लू बॉक्स पे आए। EM has revolutionized the study of cells and organelles, but it cannot be used to study life processes because the specimen must be held in a vacuum chamber, that is all air must be removed. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ऑल्दो उसने हमारी स्टडी को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर एक जानदार यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चेक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक चैम्बर है, ऐसा चैम्बर है जिसके अंदर वैक्यूम है, यानी कि हवा ही नहीं है। और जब हवा नहीं है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एयर की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके अंदर हम लोग सिर्फ कह लो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। To study the life processes, that is movement of amoeba, a light microscope is better. So living organism की स्टडी के लिए लाइट माइक्रोस्कोप बेहतर है, लेकिन अगेन वही बात है कि लाइट माइक्रोस्कोप हमें जस्ट आउटर स्ट्रक्चर बताता है, इनर स्ट्रक्चर नहीं बताता। लेकिन हाँ, अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें तो वो आउटरली अगर हो रहे हैं तो वो हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। आपका जो दूसरा टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो है SEM यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन SEM इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। SEM इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर हम SEM को ले रहे हैं तो SEM क्या कर रहा है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके अंदर रखते हो और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो मेम्ब्रेन बाहर की है वो अगर मेटल कोटेड है तो वो उसके अंदर सिर्फ उसकी एक्सटर्नल सरफेस को बता सकता है। आपने जो भी चीज़ उसके अंदर रखी है वो सिर्फ उसकी जो स्ट्रक्चर यानी उसकी सेल वॉल कैसी बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन कैसी बनी हुई है, उसका स्ट्रक्चर स्क्वायर है, सर्कल है, किस भी शेप का है, वो ये आपको SEM ये चीज़ें बता सकता है। यानी SEM इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बताता है, लेकिन स्ट्रक्चर की जो आउटर लेयर है उसके बारे में बता रहा है, जबकि TEM इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ बताता है। अभी तक आपने जितना पढ़ा ये सारा माइक्रोस्कोप के बारे में था। इसमें एज सच लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट डाउन द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट डाउन द रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर उनके बारे में आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन बन के आ जाता है। ठीक है, सो एज सच लॉन्ग तो कुछ नहीं है, लेकिन शॉर्ट के लिए आपको अगेन सब कुछ ही याद करना पड़ेगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ओके,
चलें नेक्स्ट टॉपिक आ जाए, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि अब जब उन्होंने इसको सेल को सारा स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया, यानी कि किस किस ने स्टडी किया, कैसे स्टडी किया, स्टडी करने के बाद जो एक लास्ट आपकी स्टेटमेंट निकली थी, यानी कि जो सेल थ्योरी बनी थी, वो हम इसमें पढ़ेंगे। चले, इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंशिएंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी को स्टार्ट करते हो, एंशिएंट टाइम में जाते हो, तो कौन था, यानी कि जो पुराने जमाने के साइंटिस्ट थे वो कौन थे जिन्होंने काम किया था, तो वो ग्रीक के रहने वाले थे, ठीक है। उन्होंने नेचर को स्टडी करना स्टार्ट किया था। एरिस्टोटल प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड। एरिस्टोटल पहला आपका साइंटिस्ट था जिसने काम किया था और देखा था और कहा था कि एनिमल्स और प्लांट्स में कहीं ना कहीं कोई चीज इकट्ठी है, मिल रही है। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू क्वेश्चन लाइक इज देयर अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। इसी के ऊपर जब फर्दर आगे रिसर्च की गई तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ, यानी कि क्या था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकॉग्निशन हुई उसकी, और वो क्वेश्चन ये था कि क्या कोई ऐसा यूनिट है, यानी एक सिंगल ऐसा कोई यूनिट है जो दोनों चीजों को, यानी एनिमल्स को और प्लांट्स को रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन के ऊपर आगे फर्दर काम किया। But before microscope were first used in 17th century, no one knew with certainty that living organisms do share a fundamental unit, that is cell. यानी कि वो कह रहे हैं क्वेश्चन तो अराइज हुआ था, लेकिन 17th सेंचुरी से पहले तक इस चीज का आंसर नहीं था मिला, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई माइक्रोस्कोप उस तरह से आया नहीं था। Cells were first described by a British scientist Robert Hooke in 1665. सेल को फर्स्टली डिस्क्राइब किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। और उसने क्या कहा था, he used his self-made light microscope to examine a thin slice of cork. Hooke observed a honeycomb of tiny empty compartments. He called the compartments in cork as cellulae. His term has come to us as cells. The first living cell were observed a few years later by Dutch naturalist Antonie van Leeuwenhoek. He observed tiny organisms from pond water under his microscope and called them as animalculae. अच्छा जी, तो यहाँ पे वो बात करें कि रॉबर्ट हुक ने एज सच तो सेल को डिफाइन नहीं किया था जो आज हम पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम उसने अपना ही एक माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। उस माइक्रोस्कोप में उसने कॉर्क को छोटे से उसका एक सेक्शन लिया था, स्लाइस लिया था और उसको स्टडी किया था। कॉर्क क्या है वो भी जब आप लोग आओगे तो मैं आपको लैब में जाके दिखा दूंगी। कह लो कि लकड़ी की तरह होती है लेकिन थोड़ी सॉफ्ट होती है वो, ठीक है। और उसने उसको चेक किया था, और उसके अलावा उसने हनीकॉम्ब यानी कि जो हमारी मक्खियों का जो छत्ता होता है, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनका जो छत्ता होता है, उसमें से भी थोड़ा सा एक कंपार्टमेंट, एक हल्का सा उसका एक स्लाइस उतारा था, पीस उतारा था और उसको चेक किया था, ठीक है। और उसने जब उसको चेक किया था तो उसको नाम दिया था सेलुलाए। उस टाइम उसने सेल नहीं कहा था। इसी सेलुलाए में फिर आगे फर्दर कह लो कि चेंजेस आती रही और एट द एंड हमने इसको वर्ड दिया एक सेल। उसके बाद उसके रॉबर्ट हुक के इसी काम को आगे फर्दर यानी कि स्टडी किया और ऑब्जर्व किया एंटोनी ने। और उसने कहाँ से लिया, उसने पानी में से यानी थोड़ा सा पानी लिया और उस पानी को लाइट माइक्रोस्कोप पे या जो भी उस टाइम पे माइक्रोस्कोप था उसके पास, उसने उसके ऊपर काम किया। और उसने जब उस पानी को देखा तो उसको उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आए और उसने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमलक्यूलाई का नाम दे दिया, ठीक है। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो माइक्रोस्कोप पे देखने वाले हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, नेकेड आई से नहीं नजर आते हैं। सो यहाँ पे अभी कुछ भी ऐसा लॉन्ग नहीं था, शॉर्ट क्वेश्चन था। व्हाट इज द वर्क, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ एरिस्टोटल या फिर रॉबर्ट हुक या फिर एंटोनी वैन लेवनहुक, ठीक है। लॉन्ग अभी तक आपका कुछ भी नहीं आया, यहाँ तक के सारे क्वेश्चन आंसर शॉर्ट में हैं। छोड़ना नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, चाहे शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 56। फॉर अनदर सेंचुरी एंड हाफ, यानी अगली 1.5 सेंचुरी कह लो, 1 सेंचुरी और हाफ सेंचुरी में क्या हुआ, द जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल वॉज नॉट अप्रिशिएटेड बाय बायोलॉजिस्ट। यानी कि अगली 1.5 सेंचुरी में सेल के ऊपर कोई खास काम नहीं हुआ था। जो आपके एरिस्टोटल ने, रॉबर्ट हुक ने या एंटनी ने जो काम कर दिया था, बस उसको एज सच थोड़ा सा इग्नोरेंस दी गई, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेके उसके ऊपर फर्दर काम नहीं किया गया। लेकिन फिर
इन 1809 जैन बैप्टिस्ट दी लमार्क, जिसको हम नॉर्मली लमार्क के नाम से उसके वर्क को हम देखते हैं, प्रपोज दैट nobody can have life if its part are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues. उसने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसकी कोई रिसर्च का कुछ टॉपिक होगा तो उसने उस टॉपिक से रिलेटेड जब आगे फर्दर काम किया उसके ऊपर हाइपोथेसिस और सारे डिडक्शन और एक्सपेरिमेंटेशन दी और एट द एंड उसने जो स्टेटमेंट निकाली, जो उसको प्रूव करके रिजल्ट समराइज किया, उसने ये किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से या टिश्यू से बने हैं, ठीक है, सेलुलर टिश्यू से बने हैं। अगर सेलुलर टिश्यू से नहीं बने तो फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी कि वो लाइफ अपनी नहीं गुजारे हैं, वो नॉन लिविंग में आ जाते हैं। उसके बाद इन 1831 अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन द सेल। उसके बाद जब फर्दर इसके ऊपर स्टडी हुई, सेल को पढ़ा गया, तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उसको स्टडी किया। इन 1838 अ जर्मन बॉटनिस्ट मैथियन श्लीडन स्टडीड प्लांट टिश्यू एंड मेड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी। श्लीडन ने फिर उसके बाद प्लांट के टिश्यूज को स्टडी किया, और अगर आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में तो आप फिर तब देखोगे कि सेल थ्योरी की फर्स्ट स्टेटमेंट जो सी थी वो श्लीडन ने ही दी थी। He stated that all plants are aggregates of individual cells which are fully independent, यानी कि प्लांट जितना भी बड़ा है या छोटा है जो भी है वो सारा एग्रीगेट कहते हैं कंबाइनेशन को, टुगेदर, इकट्ठा होना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि एक एक सिंगल सेल, इंडिविजुअल सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो वो आगे फर्दर इस तरह के कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो कि फुली इंडिपेंडेंट है, यानी हर सेल अपना काम खुद कर रहा है, वो दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं और वो प्लांट्स बना रहे हैं। 1 year later in 1839 a German zoologist Theodor Schwann reported that all animal tissues are also composed of individual cell। पहले श्लीडन ने काम किया था, उसके बाद शवान ने काम किया था। श्लीडन ने जो काम किया था वो प्लांट्स पे किया था, जबकि जो शवान ने काम किया था वो एनिमल्स पे किया था, और उसने भी सेम बात बताई थी कि एनिमल्स भी सेल से ही बने हुए हैं, इंडिविजुअल सेल से, जो कि इंडिपेंडेंट हैं। Thus Schleiden and Schwann proposed cell theory in its initial form। तो अभी जो आपके पास सेल थ्योरी है वो नहीं है जो श्लीडन शवान ने दी थी, लेकिन उन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उसी में थोड़ी सी चेंजेस करके मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई गई थी। सो पहली सेल थ्योरी हमारे पास कहाँ से आ रही थी? श्लीडन और शवान से आ रही थी। अभी तक यहाँ पे कुछ लॉन्ग नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए इनमें से किसी का भी वर्क पूछ सकते हैं। सो आपने मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना इनको। In 1855, Rudolf Virchow, a German physician, proposed an important extension of cell theory, यानी उसने फर्दर उसी पे काम किया और थोड़ा सा एक्सटेंशन उसको प्रोवाइड की। He proposed that all living cells arise from pre-existing cells, यानी कि जितने न्यू सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स में ही डिवीजन होती है तो ही न्यू सेल्स बनते हैं, खुद ही से कोई न्यू सेल नहीं बन जाता, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब होता है जो पुराने से ही सेल प्रेजेंट हैं उनमें चेंजेस आती है, वो डिवाइड करते हैं और आगे 2 न्यू सेल्स बना देते हैं। In 1862, Louis Pasteur provided experimental proof of this idea, और इसी के रुडोल्फ विर्चू के काम के ऊपर लुइस पेस्टर ने काम किया और उसने भी अगेन वही बात बताई, यानी कि रुडोल्फ विर्चू के काम को प्रूफ करके ठीक बताया। Cell theory is regarded as one of the most fundamental knowledge in biology. It has wide ranges effect in all fields of research। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर आप सेल थ्योरी को पढ़ते हो तो सेल थ्योरी आप जब पढ़ोगे देखोगे तो वो बताएगा कि हमारी आज की जितनी भी रिसर्च चल रही है वो उसी सेल थ्योरी पर बेस है। यानी हम आज जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी चीज़ के ऊपर फर्दर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो जो रिसर्च है अगेन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है तो वो ऑटोमेटिकली सेल थ्योरी को एक्सेप्ट करती है। अगर वो सेल थ्योरी को एक्सेप्ट कर रही है तो ही आप उसके ऊपर फर्दर काम कर रहे हो। और ये हमारे अब सिर्फ ज़ूलॉजी में ही काम नहीं हो रहा, माइक्रोबायोलॉजी में भी काम चल रहा है और बहुत सारी ऐसी फील्ड आगे अब आ गई हैं। बायोटेक्नोलॉजी, आपने फर्स्ट चैप्टर में सब फील्ड्स को पढ़ा था, उन सब फील्ड्स में सेल थ्योरी अप्लाई होती है। After the initial presentation of cell theory by Schleiden and Schwann, many details of cell were studied and cell theory was extended. Cell theory in its modern form includes the following principle.
सो पहला प्रिंसिपल है इसका, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं, चाहे वो सिंगल सेल से बने हैं तो वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म आ जाता है लाइक अमीबा, और अगर वो बहुत सारे सेल्स कंबाइन करके बने हैं तो वो फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, जिसमें प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, इवन हम भी आ जाते हैं। सेकेंड उसका प्रिंसिपल, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है, सेल है। आप पहले पढ़ चुके हो, अगर सेल नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। थर्ड प्रिंसिपल, सेल्स अराइज ओनली बाय डिवीजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो न्यू सेल बन रहा है वो पुराने सेल में चेंज आ रही है, उसमें डिवीजन आ रही है तो ही न्यू सेल बन रहा है, खुद से एक नई चीज जनरेट नहीं होती है। ठीक हो गया, ये तीनों पॉइंट्स आपने याद करने हैं, क्योंकि आ जाता है राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, डिस्क्राइब सेल थ्योरी, जो भी है। सो ये तीनों इसके ऊपर चाहे आप 3 स्टार बना लो, ये आता है, ये लाजमी क्वेश्चन आता है, इसको आपने याद करना है। नीचे आ जाए, सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के मिड में आ रहे हैं। According to the first principle of the cell theory, all organisms are composed of one or more cell. Virus, prions and virions are not composed of cells, rather they are subcellular or acellular particle. सबसेलुलर और ए सेलुलर मैंने अगेन आपको बताया ये इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होते हैं, ये लिविंग भी नहीं है, ये नॉन लिविंग भी नहीं है। आप इसको दोनों कैटेगरीज में नहीं लेकर आ सकते हो। जैसे सेल थ्योरी की फर्स्ट आपकी प्रिंसिपल था कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, इवन तो ये सेल्स बने हुए हैं लेकिन ये सेल नहीं है। ठीक है, इनमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो प्रेजेंट होता है, सो इसको आप लिविंग लेकर आ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सेल नहीं है, सो आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कह भी नहीं सकते हो, ये इन बिटवीन है। इसलिए इनको हम ना तो लिविंग बोलते हैं ना नॉन लिविंग बोलते हैं, इनको हम सब सेलुलर या फिर ए सेलुलर का नाम देते हैं, और ये पार्टिकल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म नहीं आते हैं। They do not run any metabolism inside them. They show some characteristic of living organism, that is they can increase in number and can transmit their characters to next generation. वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि इनके अंदर पूरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ना इसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, रेस्पिरेशन भी नहीं हो रहा, प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रही। हमारे अंदर जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस चल रहे होते हैं इवन प्लांट्स में भी, वो भी इनमें नहीं हो रहा। लेकिन इनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली बात तो ये कि जिस तरह हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं, इनमें भी रिप्रोडक्शन होती है, ये भी 1 से 2 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अपना नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जाहिर है जब नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो अपनी जेनेटिक मटेरियल्स ये अगले वाले में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की जेनेटिक मटेरियल डीएनए आया है, इनके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है ये वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। एक्चुअली ट्रांसफर क्या होता है, यही रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी इन्हीं ये खुद को ही डिवाइड करके 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने डीएनए को पहले रेप्लिकेट करते हैं और फिर वो एक एक दोनों सेल्स में यानी दोनों पार्टिकल्स में चला जाता है। We know that such acellular particles are not classified in any of the 5 kingdom of classification system organism। यानी कि अभी आपने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा, आपका चैप्टर 3 है, इस बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारे 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सो ये पार्टिकल्स उस 5 किंगडम में नहीं आते हैं, ये ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, इसलिए हम इनको अलग से ही रखते हैं। क्लियर हो गया अभी तक का टॉपिक? अभी तक का जो टॉपिक था इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, शॉर्ट थे और ढेरों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। डिफाइन मैग्निफिकेशन, डिफाइन रेजोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का डिफरेंशिएशन, उनकी रेजोल्यूशन पावर्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स, किसी भी साइंटिस्ट का वर्क, थ्योरी की आपकी तीनों प्रिंसिपल्स और सब सेलुलर ए सेलुलर के बारे में। सो आपने एज ए शॉर्ट इसको याद करना है अच्छे से, और कोशिश करो कि जो चीज़ याद कर रहे हो उसको आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, लिखोगे तो ही याद होगा आपको। चलें, क्लियर हो गया अभी तक का टॉपिक? अल्लाह हाफिज।